Abhishek has a strong background in writing on crucial issues of caste, gender, and development, with his previous research focusing on struggles, conflicts, and media representation of Dalit and Adivasi communities. He also actively participates in grassroots movements to promote media literacy and democratize the media. With a strong academic foundation in journalism, communication, and international relations, he has previously served as an assistant professor at leading universities, including MGM University. A recipient of the Comtech International Fellowship in Indonesia, Abhishek has contributed extensively to leading media outlets covering the water crisis, development disparities, caste and gender relations, atrocities against Dalits, the Fun Society movement in Kerala, and journalism during conflict in Kashmir. His widely read Sunday column, Media Mania, offers critical commentaries on contemporary media. He also serves as consultant editorial member of Indie Journal and a lifetime member of the Indian Association for Women's Studies. He is also the president of the SOAS Ambedkar Society and the founder of the London International Anti-Caste Film Festival. Please join me in warmly welcoming Mr. Abhishek Bhosle, who will be sharing his insights today on research-based storytelling. Sir, it's over to you. Thank you for warm welcome. ओके माझी पण मराठी ठीक आहे का नाही बघण्यासाठी मराठी किती जणांना समजतं. ओके उलटा प्रश्न मराठी किती जणांना समजत नाही. ओके हिंदी हिंदी ओके सो इंग्रजीपेक्षा आपण मराठी हिंदीमध्ये बोलूयात चालेल. ओके थँक्स खूप लॉंग इंट्रोडक्शन दिल्याबद्दल. कुठे गेली मला दिसत नाही ती. ओके थँक्यू. मी अभिषेक. आनंदाने मला हे सांगा वाटते की मी ह्या कॉलेजला शिकवायला होतो 2017-18 मध्ये आणि मला एमजीएमचा परिसर खरंच खूप आवडतो. म्हणजे मी आता येतानाही बघितलं होतं की मराठवाड्यासारख्या ठिकाणी असा क्रिएटिव्ह कॅम्पस असणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे कदाचित आपल्याला त्याचं महत्त्व वाटू शकणार नाही पण शेळके मॅडम असतील, सोनी मॅडम, देशपांडे मॅडम, तन्वीर सर ही लोक खूप आत्मीयतेने त्यांना असं वाटतं की मराठवाड्यातून पत्रकारांची एक पिढी घडावी आणि त्यासाठी ती लोक प्रयत्नवत असतात. आणि मी जेव्हा भारतात आलो का आला तेव्हा शेळके मॅडमनी मला आवर्जून बोलवलं. त्यामुळं पहिल्यांदा तर एमजीएमचे मी आभार मानतो. डिरेक्टली विषयाकडे जाण्याच्या आधी आपण जे सगळं मी खूप प्रेझेंटेशन वगैरे आणलं नाही कारण मला माहिती आहे मी तुमच्यासारखाच विद्यार्थी असो. लातूरमध्ये माझं शिक्षण झालेलं आहे ग्रॅज्युएशनपर्यंत. त्यामुळे खूप बोरिंग हे सगळं अकॅडमिक ह्याच्यामध्ये न जाता आपण जास्तीत जास्त चर्चेच्या आधारे हे आपण डिस्कशन पुढे न्यायचा प्रयत्न करू. मी ज्या विद्यापीठात शिकतो 2-3 गोष्टी फक्त तुम्हाला एक उदाहरण देतो की हे आपण का बोलतोय सगळं हे कळण्यासाठी. 2-3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि why we are talking about this issue. My university is known for in London. It's called the School of Oriental Studies, Oriental and African Studies, which is a UK government's, England's official research center for Asia, Africa and Arab countries. And ये यूनिवर्सिटी इसलिए शुरू हुई थी कि जब when we are under the colonial rule, हम जब ब्रिटिशों के अंडर थे तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स आते हैं वो लोग नए देश में जा रहे हैं ना. अगर आप लोग यहाँ से बाहर जाओगे इंडिया से तो आपको वहाँ का क्या पता है, मतलब लैंग्वेज पता नहीं है, वहाँ के लोग कैसे रहते आपको पता नहीं है. तो वो जो लोग यहाँ आते थे उनको भी कुछ पता नहीं था पर उनको तो यहाँ आके आप पे सत्ता उनकी कंट्रोल में थी ना. तो उन लोगों को हमारे देश के बारे में अवेयर करने के लिए वो यूनिवर्सिटी खोली गई थी ब्रिटिशों ने तब. अभी उससे वो बाहर पड़ी यार. नाउ जो मेरा यूनिवर्सिटी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस हु इज डेवलपिंग एंटी कॉलोनियल नॉलेज, डीकोलोनाइजिंग. जो ब्रिटिशर्स ने जो दुनिया पे जिस तरह की नॉलेज सिस्टम बिल्ड की थी उसको काउंटर हम किस तरह से करते हैं इस पे ज़्यादा वहाँ रिसर्च होता है. ठीक है. तो अभी रिसेंटली मैं जब यहाँ इंडिया आ रहा था लास्ट वीक तो मेरे यूनिवर्सिटी में एक एग्जीबिशन चल रहा है. ये साल क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता है इंडिया के लिए? एनीवन? ओके आप लोग न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हो? कौन से पढ़ते हो? ओके लोकमत
सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है इसलिए। हाँ, लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स, कोई भी नहीं, सकाल, ओके, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, विच वन, गुड, ओके, एंड वेब पोर्टल्स, वेब पोर्टल्स मतलब कंटेंट नहीं है, न्यूज वेब पोर्टल्स, न्यूज पोर्टल्स, रॉयटर्स, गुड, हाउ एक्सेस रॉयटर्स, आप एक्सेस कैसे करते हो रॉयटर्स को, सब्सक्रिप्शन, गुड, आपने कहा क्या बोला, बीबीसी, गुड, एनीवन फॉलो वायर, गुड, न्यूज क्लिक, पीपल्स आर्काइव्स ऑफ रूरल इंडिया, पारी, ओके, ठीक है, ओके। तो एनी गेस 2025 ये साल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? नहीं, चलो, एज अ फॉर्मेशन ऑफ नेशन जो कुछ इवेंट्स हुए थे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है जो हम इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो स्टोरी, आप जर्नलिज्म स्टूडेंट हो, आप अगर ये चीजें आपको पता नहीं है तो स्टोरी कहां से आएगी? हाँ हाँ, हिंट तो दिया अभी, और क्या हिंट, मतलब आंसर ही देना पड़ेगा मुझे। ओके, हमारा देश किस चीज पे चलता है? तो डेमोक्रेसी किस चीज, क्या स्ट्रक्चर है, किस संविधान, किसने कहा? हाँ, तो संविधान से इंपॉर्टेंट, संविधान के कंटेक्स्ट में क्यों ये साल इंपॉर्टेंट है? $75 years ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है वहां कॉन्स्टिट्यूशन पे पिछले 60 सालों से अलग अलग दुनिया की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन ने वहां की इनइक्वालिटीज किस तरह से कम की, इस पे 60 साल से रिसर्च चल रहा है। तो इस साल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 75 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक एग्जीबिशन, बहुत बड़ा एग्जीबिशन चल रहा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या रहा। वो जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन मतलब क्या, आप जो पढ़ते हो कि कितने आर्टिकल्स है, क्या प्रियम्बल क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उससे आगे जाके जो रिसर्च हुआ। ये एग्जीबिशन क्यों लगा है? तो ये लोगों को पता चलना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज में क्या रिसर्च होता है। और ये जो एग्जीबिशन जिन लोगों ने क्यूरेट किया है, दे आर मीडिया पीपल। तो एक रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च को अब हमें लोगों की भाषा में लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। और यूरोप की हर एक यूनिवर्सिटी में इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं जो रिसर्च को लोगों की भाषा में करते हैं। दूसरा, एनीवन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड हियर? ओके, डू यू नो फ्रांसिस क्रिक एंड वॉटसन? साइंस के लोग, बेसिक सवाल बायोलॉजी का, क्रिक एंड वॉटसन ये लोग पता है, सुना है, ओके। हाँ, तो इन लोगों ने डीएनए का मॉडल जो है वो बनाया था कि डीएनए स्पेरिकल है, ठीक है। तो लंदन में मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के पास फ्रांसिस क्रिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो फ्रांसिस क्रिक के नाम से, जो दो लोग थे, क्रिक और उनके नाम से बनाया। तो वहां भी एक एग्जीबिशन चल रहा था कि ब्रेन के जो डीएनए सेल्स होते हैं उसको हम किस तरह से देखें, और ये लोगों को पता चलना है। ये कितना कॉम्प्लेक्स लगता है सुनने के लिए, और वो भी एग्जीबिशन चल रहा है। वो भी इस तरह से था कि जो रिसर्च बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये लोगों को पहुंचना चाहिए। तीसरा, और एक एग्जीबिशन मेरी यूनिवर्सिटी में हुआ था, वो था माइग्रेशन पे। तो माइग्रेशन का इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा इश्यू, और हम आगे जाके मराठवाड़ा की जब बात करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। तो उस पर एक एग्जीबिशन चल रहा था कि अरे माइग्रेशन पे जो रिसर्च हो रहा है वो किस तरह से लोगों को बताया जाए। अब रिसर्च का जो मतलब होता है, हम सिंपल हमारे आज के सेशन के लिए हमें करेंगे कि किसी भी चीज को साइंटिफिक तरीके से देखना है। साइंटिफिक, ओके। अलग अलग तरीके होते हैं देखने के। कुछ लोग इमोशनली चीजों को देख सकते हैं, कुछ लोग उनके आइडेंटिटी के आधार पे चीजों को देख सकते हैं, राइट। हमें उस तरह से नहीं देखना है, हमें साइंटिफिक तरीके से। और हम जब सोशल साइंसेस की बात करते हैं तो ह्यूमन एंड ह्यूमन रिलेशंस जो है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ह्यूमन एंड ह्यूमन रिलेशन हम जो कहते हैं उसमें होता है उनके जीने की धारणाएं क्या है,
मतलब मराठीमध्ये आपण त्याला जर म्हणायचो तर आपल्या जगण्याच्या मुळाशी काय धारणा असतात, मग त्या धारणा वेगवेगळ्या गोष्टीतून तयार होतात. त्या धारणा तुम्ही कुठल्या जातीतून आलेले आहात, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका जेंडर क्या है, आप कौन से रीजन से आते हो, आपकी एथनिक आइडेंटिटी क्या है, इन सब चीजों पे ये सब धारणाएं आपकी बिल्ड होती है. दूसरा क्या होता है, व्यवहार होते हैं कि आप एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार करते हो. देन इट्स अ पर्सन टू पर्सनल थिंग, फाइनेंशियल चीजें, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं. फिर वो कल्चर भी हम देखने की कोशिश करते हैं, एग्रीकल्चर की देखने की. अभी ये वो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मुझे समझने के ये समझना कि आपके आजू बाजू में जो कुछ हो रहा है उसको आप साइंटिफिक तरीके से देखने की कोशिश करोगे. अब साइंटिफिक तरीके से हम जब कहते हैं तो ये ना बहुत दिक्कत बन जाती है, क्योंकि जब आपको साइंस की तरफ जाना है, साइंस के क्लोज जाना है, तो आपने हमें बचपन से कुछ चीजें, दो चीजें हम जिंदगी में एक्वायर करते हैं. एक होता है कि कुछ चीजें आपको गिवन होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको औरंगाबाद में आपका जन्म हुआ, ये चीज आपके हाथ में नहीं थी, एक गिवन आइडेंटिटी आपकी. आप कौन से जाति में पैदा हो गए, एक गिवन आइडेंटिटी है. आपका सेक्स क्या होगा, ओके, ये जस्ट सुपरफिशियल में आपको जस्ट बोल रहा हूँ, आप आगे जाके पढ़िए. सेक्स और जेंडर ये अलग चीजें होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, आगे जाके पढ़ना जिन लोगों को इंटरेस्ट है, ठीक है. आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, ये मेरे हाथ में नहीं था, ये आपके भी हाथ में नहीं था. हम एक्वायर क्या करते हैं कि मुझे कौन सी भाषा सीखनी है, मुझे क्या नॉलेज गेन करना है, मुझे दुनिया को किस तरीके से देखना है, ये मैं एक्वायर कर सकता हूं. और आप जब साइंटिफिक तरीके से किसी भी चीज को देखने की कोशिश करोगे तो आपकी जो गिवन आइडेंटिटीज है, जो आपको बाय बर्थ मिली है, उन आइडेंटिटीज को तोड़ के देखने की कोशिश करना ये सबसे चैलेंजिंग काम होता है. और ये आसान भी नहीं है, क्योंकि आप जब ये काउंटर करने लगते हो नैरेटिव्स को, तो आपके खुद के साथ क्लैश शुरू होने लगता है, आपका फैमिली के साथ क्लैश होता है, आपका बाकी चीजों के साथ, आपके दोस्त भी नाराज हो जाएंगे कि आप साइंटिफिक तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. और जब आपको पता है नरेंद्र दाभोलकर, राइट, कौन थे, राइट, उनका एक बहुत फेमस, उनके पूरे काम का एक लाइन में अगर मुझे बोलना है तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ रॅशनल होत आहे. मराठीमध्ये आपण त्याला सोप्या शब्दाने कार्यकारण भाव असतो. म्हणजे मी हा माईक हातात पकडलेला आहे, एखादी गोष्ट हवेमध्ये उडतीये, वाहन चालतंय, ह्या सगळ्यांच्या मागे सायन्स आहे काहीतरी. तो हम जब जर्नलिज्म में आते हैं, हम इस तरह का अप्रोच रख के स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं क्या, और इस पे बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं. आई विल गिव यू अ बेसिक एग्जांपल, ओके. किस तरह से, पहले ये डिफिकल्ट क्यों होता है वो समझने की कोशिश करेंगे. आपको भारत सरकार का एक अभियान पता है, उसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान, ओके. क्या पता है उसके बारे में, ओके. क्या पॉलिसी है सरकार का, स्वच्छ क्लीन इंडिया मिशन, राइट. क्या पॉलिसी है, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गार्बेज, और अपने घर से, तो अपने घर से शुरुआत करो, अपना कचरा उठाओ दूसरे घर, ऐसे है क्या, मत नहीं. देखो आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, और मैडम ने मुझे बोला है बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर के हो, तो दैट्स टोटली फाइन. जनरल आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा ना, क्या है मिशन, हर रोज न्यूज आता है कि औरंगाबाद को इतना फंड मिला क्लीन इंडिया मिशन के लिए. औरंगाबाद वन ऑफ द स्मार्ट सिटी है, राइट, है ना स्मार्ट. हाँ, तो बताओ. हाँ वो पता है, रिसाइकलिंग पता है, उसके आगे आप सिर्फ रिसाइकलिंग के लिए इतना पैसा दे रही है सरकार. अब 2014 या फिर जब भी ये मिशन स्टार्ट हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स काउंट हुए थे. हाँ, गार्बेज का डिस्ट्रीब्यूशन, वन ये एक हुआ, व्हीकल्स लगते थे अलग अलग, पहले नहीं थे, तो हर घर में या हर गली में गाड़ियाँ होती थी जो कलेक्ट करे कचरा.
ओके ठीक है। अब मैं एक सिंपल उसमें का एक बताता हूँ। उसमें एक पॉलिसी था की गावों को, आपण मराठी में त्याला म्हणतो हागणदारी मुक्त गाव मोहीम, सही ना मराठी में? हाँ, डेफिकेशन फ्री विलेज, राइट? ये पता है सबको ये कॉन्सेप्ट क्या है? कि गावामध्ये उघड्यावर जे लोक शौचाला जातात, जो लोग बाहर जाते हैं, वो हमें रोकना है। तो महाराष्ट्र सरकार ने वो एक पॉलिसी लाया कि अगर कोई बाहर जाके ये करेगा तो हम उनको फाइन लगाएंगे। अब महाराष्ट्र, इंडिया, ये सब छोड़ दो, अभी दिमाग से निकालो, अब सिर्फ मराठवाड़ा देखो। अब ये थोड़ा हम अलग ट्रैक पे जाएंगे, पर ये पॉइंट याद रखना कि हम डेफिकेशन फ्री विलेज की बात कर रहे हैं। अब मराठवाड़ा को इमेजिन करो, मराठवाड़ा में क्या प्रॉब्लम्स है? ओके, सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हम काउंट करेंगे। यस, हाँ चलो एक एक, ओके जिसको बोलना है हाथ खड़ा एक करेंगे फिर बोलेंगे। हाँ एक मिनट, वो बात कर रहे थे। हाँ ओके, हाँ लाईटचं काय? त्याला काय म्हणायचं? लोके, हा लोड शेडिंग। हा आणखी पण नाही, ही वेगळं म्हणते। लोड शेडिंग म्हणजे तुमच्या घरी लाईट आहे पण काही तास लाईट जाते, ते लोड शेडिंग। पण ही म्हणते की लाईटच पोहोचली नाही, नहीं लाइनस नहीं है तिथे। देखो हम जर्नलिज्म में हमें ना टर्म्स सीखनी चाहिए, स्पेसिफिक टर्म्स, नहीं तो आप जब जाओगे न्यूज़पेपर में काम करने के लिए तो कनेक्शंस नहीं पहुंचे हैं वहां, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटीला लोड शेडिंगला काय म्हणतात मराठीमध्ये? लोड शेडिंग को क्या बोलते हैं मराठी में? नाही, पेपर मध्ये काय शब्द येतो लोड शेडिंगला? का लोड शेडिंगच येतो? हाँ, पर मराठी वर्ड क्या है? भार नियमन, बरोबर है ना? हाँ चलो आगे बताओ। ओके, एयर पोल्यूशन, हाँ चलो रोड, हाँ ओके, हाँ मैडम यहाँ, हाँ यस, हाँ और हाँ बताओ। सर मराठवाड़ा लैक द मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। मेंटेनेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं किया जाता। ओके, दो चीज है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और मेंटेनेंस भी नहीं है, ठीक है? हाँ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। ओके, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर लिख देता हूँ, ठीक है? हाँ इरिगेशन, ओके, त्याला मराठीत काय म्हणायचं? और आप कहाँ से हो? आप मराठी नहीं, आपने बोला आप मराठी, कहाँ से हो आप? मैं यहीं से हूँ बट मैंने मराठी से ओके, और आप कोई? सर मैं आपको औरंगाबाद से हूँ, ओके बट मैंने कोई मराठी पढ़ी है। ओके, एनीवन फ्रॉम आउटसाइड मराठवाड़ा और महाराष्ट्र? ओके, आपको महाराष्ट्र में क्या प्रॉब्लम दिखते हैं यहाँ आने के बाद? ठीक है, हाँ ओके, तो एडाप्ट हो चुके हो, ठीक है? प्रॉब्लम्स ओके, अच्छा क्या लगता है यहाँ आने के बाद? क्या क्या? लोग अच्छे, ओके। आप बताना आप कहाँ से हो? मैं तो गुजरात से हूँ। ओके, तो ये आपको यहाँ आने के बाद क्या प्रॉब्लम दिखाई देते हैं? स्टार्टिंग में तो रोड ही था लेकिन वो अभी ठीक हो रहा है। ओके, और अच्छी चीजें क्या पता चलती है? गार्बेज कलेक्शन अच्छा है, रोड्स अभी जो डेवलप हो रहे हैं, ओके गुड गुड, एजुकेशन ओके गुड। और किसी ने हाथ किया था इधर? और कोई हाथ किया था जो महाराष्ट्र से बाहर से इस साइड में? नहीं, ओके ठीक है। आप देखना हम जिस पॉइंट की बात कर रहे थे, सॉरी बसून बोल हाँ ओके, मेडिकल, ओके आरोग्य सुविधा, हाँ ठीक है।
अब देखना हम किस पॉइंट पे बात कर रहे थे, डेफिकेशन फ्री विलेज की बात कर रहे थे। उसके पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि आपकी आइडेंटिटीज, और हम एक पॉलिसी की बात कर रहे थे सरकार के, जो है क्लीन इंडिया मिशन। अब क्या हुआ, एक दिन महाराष्ट्र सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि जो लोग बाहर जाएंगे शौच के लिए उनको हम फाइन लगाएंगे। तो सोलापुर नाम का डिस्ट्रिक्ट पता है यहाँ, तो सोलापुर में क्या हुआ, एक औरत जो प्रेग्नेंट है वो जस्ट बाहर गई थी वॉक के लिए। तो गांव में क्या होता है, हमारे यहाँ तो कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, टारगेट होता है जैसे पुलिस वालों को होता है, मार्च एंड है तो एकदम टारगेट फिक्स करना है, तो मार्च पे आपको पूरे रास्ते पे ट्रैफिक वाले हर जगह पे जहां आपको पता है यार नहीं दिखेगा वहां भी दिखेगा, ठीक है, ऐसे जगह पे वो खड़े रहते क्योंकि टारगेट पूरा करना है, इनको भी टारगेट होता है। तो ये लोगों ने क्या किया, जब मार्च उनका जो समय, वो लोग उस दिन सुबह निकले और गांव में जहां लोग ओपन शौच के लिए जाते वहां जाके वो ढूंढने लगे, अरे कोई मिलेगा क्या, तो टारगेट हमें कंप्लीट करना है। तो जो प्रेग्नेंट महिला थी वो चलने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने उनको पकड़ा, उनको 5,000 का फाइन। वो बोले नहीं मैं तो ऐसे ही घूमने गई थी, प्रेग्नेंट हूँ मैं, सुबह वॉक करके आऊंगी, तो उसको फाइन लगा और वो एक बड़ा केस बन गया महाराष्ट्र में। अब इसमें ये देखना, अब कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है, और ये लड़के जो है बॉयज स्पेशली ध्यान में रखो, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं थोड़ा ये दिक्कत भी लगेगा क्योंकि हम इस तरह का कभी चर्चा नहीं करते, इसलिए हमारे यहाँ घर में पानी भरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, औरतों का, राइट। आप भरते हो पानी, ओके, भरते होंगे, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, कुछ केसेस होंगे जहां आप जाके माँ को मदद भी कर रहे हो, घाघरी ने पानी पनाना असल, ठीक है। दूसरा, आपके घर में टॉयलेट्स है सबके, ठीक है, टॉयलेट्स कौन क्लीन करता है घर में, हाँ, लड़कियां मतलब माँ, राइट। लड़कों को या पापा को कभी टॉयलेट्स क्लीन करते हुए देखा है क्या, हाँ, ओके गुड, जिनके घर में है दैट्स गुड, ओके। तो जनरल हम इंडियन सोसाइटी को अगर हम देखेंगे तो इंडियन सोसाइटी का जो पुरुष सत्ताक जो व्यवस्था है उससे केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो महिलाओं पे दी होती है। तो जब हमने इस टॉपिक को देखने की कोशिश की, एक जनरल थिंग है ना कि अरे सरकार कर रही है, कुछ लोग, हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, पर कुछ लोग मोदी जी अरे आए, मोदी जी कर रहे तो अरे सब सही हो रहा है, वो बोल रहे हैं, वो भी ठीक है, हमें उससे दिक्कत नहीं है। हमें प्रॉब्लम है हम सोशल रिलेशंस को किस तरह से देखते हैं, और जेंडर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और वेरिएंट्स जहां इंडिया का सोशल साइंस रिसर्च अभी भी लैक है, हम नहीं देखते हैं, उस पर हम आएंगे। अब इसमें ये बेसिक चीज है कि अगर मैं इस टॉपिक को, ये जो अभी हमने डॉट्स निकाले, एक पॉलिसी है, उसको एग्जीक्यूशन है, उसको सरकार एक इम्प्लीमेंट कर रही है। मैं मराठवाड़ा जैसे रीजन में देख रहा हूं जहां वाटर क्राइसिस बहुत सीवियर तरीके से है। आप देखना, उस महिला को जाके अगर आप पूछोगे कि ये पॉलिसी का आपके ऊपर क्या असर हो रहा है, आपने न्यूज में देखा किसी महिला को किसी पत्रकार ने जाके पूछा है कि अरे सरकार इतना भारी पॉलिसी ला रही है, पर आपको क्या लगता है, नहीं आया, क्योंकि हमें वो लेबर कंसिडर नहीं करना है। हमें लगता है अरे माँ क्या पापा खाने को बैठे, माँ तांबे में पानी लाके पापा को दे रही है, पापा वहीं बैठ के हाथ धो रहे हैं, फिर माँ खाना परोस रही है, खाना होने के बाद फिर पानी दे रही है हाथ धोने को, फिर माँ ही प्लेट उठा रही है, फिर पापा बीच में बोल रहे अरे थोड़ा अचार लाके दे, थोड़ा मिर्ची का अचार लाके दे, थोड़ा शेंगदाने का कुट दे, थोड़ा वो दे ये दे, तो माँ खाने पे बैठी है, वो उठ रही है। हमने एक पढ़ाई की थी कि हमने एक बेसिक रिसर्च किया था कि खाना परोसते वक्त महिलाएं जब खाने के लिए बैठती है तो कितनी बार वो उठती है खाने के समय में। इट्स एवरेज 3 to 4 टाइम्स इन रूरल इंडिया, और पुरुष एवरेज उसका 0 है। तो ये बहुत सिंपल रिसर्च। अभी हम एक कल फील्ड पे थे, हमने एक बेसिक काउंट करने गए थे हम। शुगर केन इंडस्ट्री पता है सबको, तो शुगर केन इंडस्ट्री इज अगेन अ वेरी जेंडर डिस्पैरिटी है। अरे आप फोटो बाद में निकालिए, आप सुनिए पहले, वी आर इन क्लासरूम, ओके ठीक है, स्टोरी डाल देना, वो एकदम व्यूज आएंगे, सब आएगा, पर सुनोगे नहीं तो स्टोरी का क्या फायदा है। कल आकर कोई पूछेगा अरे वो अभिषेक भोसले आए थे, क्या बात किया उन्होंने, अरे नहीं मैं तो स्टोरी डालने में बिजी थी, इससे क्या फायदा है ना, ठीक है।
और मेरे अच्छे फोटो मिल जाएंगे गूगल पे, डोंट वरी। ठीक है, हाँ। तो हम गए थे और एक बेसिक हमने काम करने गए थे। माय वाइफ शी इज आल्सो रिसर्चर, शी इज इन ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन इन आयरलैंड, और वो शुगर केन कटर्स महिलाओं के साथ काम करती है। तो हम इसलिए गए थे कि जब गन्ना तोड़ा जाता है उसको, उसका क्या बोलते हैं हम उसको, मोड़ी म्हणतात मराठी में त्याला, हाँ, मोड़ी बांधने का काम, जो हिंदी लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो हमारे मराठी को, ठीक है। तो उसको बांध के वो ट्रक में डालना पड़ता है। उसका एक जो मोड़ी होता है उसका वेट होता है 80 kg, 80 किलो। ओके, पुरुष क्या करता है, अब ये एग्रीकल्चर में बेसिकली देखना, हर चीज एग्रीकल्चर में खुरपणं म्हणतो आपण, माहिती आहे, वो कौन करता है, महिला है। कापूस बेचने, तो जहां आपको बैठ के काम करना है या झुक के जो काम करना होता है वो एग्रीकल्चर, तो माय स्पेशलाइजेशन इन रूरल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर लेबर, हाँ, तो वो सब काम महिलाओं को करना पड़ता है, वहां पुरुष नहीं दिखता है आपको कभी। तो हम ये काउंट करने गए थे कि एक ट्रक अगर भरना है पूरा, तो वो ट्रक भरने के लिए एक शुगर केन कटर विमेन लेबरर कितने बार ऊपर चढ़ती है। और उसका सिस्टम क्या होता है, विल टेल यू, कि वो एक स्टेयरकेस लगाई होती है लकड़ी की, वो उठा के लाएगी 500 मीटर से, भरेगी, वो उससे ऊपर जाएगी, वो डालेगी उसमें, और उतरते वक्त वो उससे नीचे नहीं आ सकती, वहां एक डोरी लगाया होता है, वो डोरी से नीचे कूदेगी। तो एक ट्रक भरने के लिए वो कम से कम 100 बार, मतलब 1 या 2 घंटों में 80 kgs मल्टीप्लाइड बाय 100, उतनी बार वो उस ट्रक में चढ़ती है और 100 बार वो नीचे उतरती है। अब 100 बार जब नीचे उतरती है, इफ यू कंसिडर द विमेन्स बॉडी, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, ये महिलाएं जिस क्लास से आती है, वर्किंग क्लास, ये प्रॉब्लम्स आपके न्यूज़पेपर में क्यों नहीं दिखते हैं। एक न्यूज आई थी हमारी, शायद आपने उनको शायद कभी सुना ही होगा, शर्मिष्ठा भोसले ने एक न्यूज की थी। शर्मिष्ठा ने एक स्टोरी की थी, महिला कंडक्टर से, विमेन्स कंडक्टर, वो जब प्रेग्नेंट होती है और जो वो बस से जाती है, तो बस अपने रास्ते पे जो खड्डे होते हैं उससे उनके गर्भधारणा पे क्या असर होता है। और उन महिलाओं ने बोला था कि बहुत पेनफुल है, रास्ते ठीक नहीं है, और हमें हर रोज जॉब है हमारा, हमें जाना ही पड़ेगा, मैं तो छुट्टी नहीं ले सकती हूँ, हमारे पास पॉलिसी भी नहीं है। पॉलिसी कब आती है, जब आप रिसर्च करते हो। अब जर्नलिज्म में देखना कि मैं एक महिला को जाके अगर मैं पूछूंगा कि सरकार ने ये डेफिकेशन फ्री विलेज का पॉलिसी लाया है, इसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करें, तो ये एक महिला को आप बात करोगे तो दैट कैन बिकम अ न्यूज स्टोरी। पर मैं ऐसे 100 महिलाओं को जाके उससे डेटा एनालाइज जब करता हूं और एक जनरल कंसेंसस क्या है महिलाओं के बीच में, ये जब देखता हूं, तो वो होता है रिसर्च बेस्ड स्टोरी टेलिंग। तो आप उस डेटा को एनालिसिस करोगे, तो उसमें हम नहीं जाएंगे किस तरह से रिसर्च एनालिसिस होता है, वो अभी जरूरी नहीं है इस आज के दिन में, ठीक है। तो ये जब काम हमने किया तो हमें पता चला कि महिलाएं बोल रही है ये फेल्यूर है, हम मराठवाड़ा में ये एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता क्लीनिंग मिशन, स्पेसिफिकली डेफिकेशन फ्री विलेज। वो बोल रही है बहू, हमारे घर का कोई अगर मर्द तांबा लेके बाहर जाता है तो एक तांबे में वो हो गया। टॉयलेट में जब हम घर में टॉयलेट जब बनता है उसमें अगर हमें पानी यूज करना है तो एक बादली पानी एक टाइम लगता है एक बंदे के लिए। तो उसका वर्कलोड कितना बड़ा, एक तांबा होता है 500 या 1 लीटर का, 500 ml या 1 लीटर का। अब वो 1 लीटर क्वांटिटी कन्वर्ट हो रहा है 5 लीटर में। और आप क्या बोल रहे हो कि अगर आप बाहर जाओगे तो आपको फाइन लगाएंगे, तो कंपल्शन किया आपको, पुरुष आपका पानी नहीं भर रहा है। तो ये जो मिशन लाया सरकार ने, इसका प्राइस कौन पे कर रहा है, कीमत कौन पे कर रहा है, विमेन्स, क्योंकि उनका जो केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली में ये सबसे ज्यादा बढ़ गया। अभी हम क्यों नहीं प्रूव कर पाए, क्योंकि अब मैं हमारे लेवल पे बोल रहा हूं, इस रूम के बाहर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग फोन पे होते हैं, हम लोग, हमारी माँ दिन में क्या करती है, एक दिन करना, आप एक रिसर्च, आपको रिसर्च में स्टोरी लिखना है, शुरुआत कहां से करना, सबके लिए सुबह से
आपकी मम्मी जब उठती है उससे पहले आपको उठना है, और वो उठने के बाद वो क्या क्या करती है जस्ट उसको फॉलो करना है पहले दिन, ठीक है। क्या एक्टिविटीज करनी है, मतलब क्या उठती है पहिले आप कपड्याच्या घड्या घालणं, अंथरूण काढणं, मग काय दात घासणं, आंघोळ करणं, मिरची कापणं, पोहे बनवणे, जे काय वो एक्टिविटीज मैप करो। दूसरे दिन उठो, पापा को मैप करो। तीसरे दिन उठो, आपके घर में बहन है उसको मैप करो और आपके भाई को भी मैप करो। उसके बाद आपके घर वालों को बताओ कि देखना सुबह से, और माँ कितने बजे उठती है, पापा कितने बजे उठते हैं, भाई कितने बजे उठता है, आपकी बहन कितने बजे उठती है, आप खुद कितने बजे उठते हो। ये हुआ कंपेरेटिव एनालिसिस। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ चीजों को, और तब आप आपके घर में पापा को बताओ कि पापा देखो माँ उठती है सुबह 5 बजे, उसके दिन में ये 60 एक्टिविटीज करती है, और वो आप सोने के बाद वो सोती है, और आप उठते हो इतने बजे। ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, अलग अलग होगा, मैं जब सिस्टमिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा समाज जिस तरह से उस लेवल। तो आपके घर में अगर बदलाव लाना है, आपके पापा को आप अगर बोलोगे या भाई को कि अरे तू क्यों नहीं करता है, देख हम लोग के पीठ कितना बर्डन आता है, वो बोलेगा कहाँ बर्डन आता है, ये तो नॉर्मल है ना। मैं बैठता हूँ बेड पे और मैं बोलता है मेरे को चाय लेके आओ, मेरे को पानी लेके आओ, मेरे को ये चाहिए। बहन होगी तो बोलता है अरे वो पेन उधर पड़ा है, वो पेन नहीं मेरे लिए। इसे हम कहते हैं केयर लेबर। अब ये बहुत समझने के लिए मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सिस्टमिक लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये हुए सिस्टमिक प्रॉब्लम। ये करने के बाद आप आपके घर में बोल पाओगे कि देखो पापा से ज्यादा मम्मी काम करती है। बोलने से नहीं होगा ना, वैसे सोसाइटी का भी होता है, वैसे सिस्टम का भी होता है। अगर आपको इस मिशन को, अगर मैं ये सीधा जनरलाइज ऐसे बोलूंगा कि ये मिशन जो है फेल्यूर है, आप बोलोगे क्या सर क्या भी बोल रहे हो, ऐसे कैसे है। तो मुझे वो प्रूव करने के लिए रिसर्च चाहिए, और वो फिर वो रिसर्च के लिए सैंपल साइज, उसके अलग अलग पैरामीटर्स है। तो आपके पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए आपको रिसर्च की जरूरत पड़ती है। और डेटा, दुनिया का आज का सबसे बड़ा कैपिटल क्या है, दुनिया में अलग अलग कैपिटल्स होते हैं। एक होता है ऑयल, हम बोलते हैं ना कि अरे अरब लोग बहुत अमीर है, क्यों है, उनके पास पेट्रोल है इसलिए बहुत अमीर है। नाउ डेटा इज कैपिटल। डेटा मतलब मोबाइल का नहीं, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, कंटेंट, उसकी हम बात कर रहे हैं, वो कैपिटल है। और उस कैपिटल के इसको आप किस तरह से आपके रिसर्च में, आपके जर्नलिज्म में लाते हो, आपके पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये बहुत जरूरी है। अभी अलग अलग लेवल पे होता है, हमने ये सिर्फ जेंडर की बात की। आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, पीपल्स आर्काइव, नाम लिख लेना और ये जरूर फॉलो करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। जो लोग ग्रामीण भारत के बारे में काम करना चाहते हैं आगे जाके, जो कुछ भी काम हो उसके लिए, पीपल्स आर्काइव्स ऑफ रूरल इंडिया नाम का वेबसाइट है, PARI। ये शॉर्ट फॉर्म है, इट्स अ लॉन्ग फॉर्म है, पीपल्स आर्काइव्स ऑफ रूरल इंडिया। पी साईनाथ नाम सुना है, ठीक है, पी साईनाथ। किसी ने नहीं सुना है? हाँ तो अरे हाँ, बताओ कोई तो, कौन है पी साईनाथ? जिन लोगों ने सुना है, पी साईनाथ कौन है? हाँ भाई सही है, हाँ राइट, मैक्सेस से अवार्ड विनर है, वेरी गुड। उनकी एक किताब आपकी लाइब्रेरी में है, जो मैंने खरीद के लाई थी, मुझे पता है इसलिए, ठीक है। मैं जब यहाँ पढ़ा रहा था, उनकी किताब है दुष्काळ आवडे सगळ्यांना, उसका अंग्रेजी है नाम एवरीवन लव्स गुड ड्रॉट, ठीक है। तो ये अंग्रेजी है, उसका मराठी भी ट्रांसलेशन है जो आपकी लाइब्रेरी में, जैसे समय मिले पढ़ लेना। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, तो उन्होंने ग्रामीण भारत के लिए, वो द हिंदू में काम करते थे, हिंदू न्यूज़पेपर उसमें काम करते थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया और खुद का ये मीडिया हाउस क्या काम करता है, ग्रामीण भारत के स्टोरीज को जनरल तरीके से भी, मतलब जर्नलिस्टिक लेंस से भी डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं, और रिसर्च के लेंस से भी उसे डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसमें उन्होंने एक स्टोरी किया था। अब देखना रिसर्च क्या क्या चलता है दुनिया में। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो कोई इंडिया से लोग आते हैं, मैं उनको जानबूझ के वो सेक्शन में, मेरा लाइब्रेरी जो है यूनिवर्सिटी का, विच इज यूके गवर्नमेंट्स ऑफिशियल रिसर्च लाइब्रेरी, तो वहाँ मैं उनको लेके जाता हूँ, और वो एक वहाँ मीडिया एंड कम्युनिकेशन का एक सेक्शन है, और वहाँ एक किताब पढ़ी है, वो किताब है
बॉलीवुड के फिल्मों के पोस्टर्स, और मैं उसकी कीमत आपको बताता हूँ। उसकी कीमत है 80,000 रुपये। वो सिर्फ क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ जो फिल्म का पोस्टर आता है रिलीज होने के पहले, उसका कलेक्शन है, क्योंकि वो रिसर्च का हिस्सा माना जाता है। रिसर्च में क्या होता है कि अगर मुझे फिल्मों के पोस्टर्स के डिजाइन का एनालिसिस करना है तो मेरे पास पोस्टर चाहिए ना। तो किसी बंदे ने, अब हमारे यहाँ क्या होता है, हम क्या करते हैं, अरे ये तो क्या, आपके घर में आप दीवार पे फिल्म का पोस्टर लगाओगे, पापा मी बोलते अरे हे क्या अभी पोरगं बिघडलं आमचं, काय सिनेमाचे पोस्टर लावते, आणि ते ठीक आहे, कारण ते ज्या समाजातून आले त्यांना ते वाटू शकतं। पर हम जो कुछ करते हैं इट्स अ नॉलेज प्रोडक्शन। ओके, आप देखना आपके घर में जाता है, राइट, जात्यावरच्या ओव्या असतात, कुणाला येते का म्हणता जात्यावरची ओवी? नहीं ना। म्हणजे काय झालं, अब क्या हुआ, वो एक सोसाइटी का कल्चर का हिस्सा था। कौन सी सोसाइटी है, सोसाइटी को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते। तो जो शहरों में रहते हैं हम उनको कह सकते हैं इट्स अर्बन सोसाइटी, जो गांव में रहते हैं उनको हम कहते हैं इट्स रूरल सोसाइटी। तो ग्रामीण जो समाज है उनके अस्तित्व का जात्यावरच्या ओव्या ये इम्पोर्टेंट उनकी जिंदगी का हिस्सा था। अब आपकी जनरेशन, मेरी जनरेशन वो करती नहीं है। क्यों नहीं करती है, हमें क्यों नहीं पता है? चलो अभी एक बेसिक एग्जांपल है, हमें इसको एनालाइज करना है की जात्यावरच्या ओव्या आपल्याला का माहिती नाहीयेत। घरी म्हणजे आपण आता घरी पीठ बनवत नाही, एक का बनवत नहीं, आप देखना ये जो होता है ना, हर चीज को सवाल करना ये आपको रूट्स तक लेके जाएगा। अब आप आपने सही कहा कि हम आटा आप घर में नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, क्या रीजन से? ओके, टाइम एक हुआ। हमने ये इस पॉइंट से शुरुआत की, हम बोल रहे कि अभी हम घर में नहीं बनाते हैं। ओके, वेट ओके, अब याचं पहिलं कारण झालं टाइम नहीं है। हाँ चलो, दूसरं कोण बोललं? हाँ तो उनके पास भी ज्यादा टाइम नहीं रहता। ओके वेट, मैन पावर, उनके पास क्यों टाइम नहीं है? तो नाउ यू आर सेइंग इट्स उसका उसमें एक जेंडर रोल है, ठीक है, और उनके पास क्यों टाइम नहीं है? उनके पास और भी काम है। वो तो पहले भी थे। और वो और ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर उनको खाना बनाना होगा, फिर उसमें टाइम लग जाएगा। ओके वो सही है, पर और कोशिश करो। पण आताची जनरेशन काय फायदा त्या खात्यावर नाही करू शकणार, का नहीं करू शकत, तेच म्हणतोय मी। ओके, कितने लोगों को लगता है कि टाइम नहीं है? ओके एक और टाइम नहीं ऐसे लगता है। वेरी गुड, ओके नाउ उसने कहा कि हम एक टाइम सही है, ऑप्शंस। आता गिरणी आलेली है, राइट, टाइम एफिशिएंट, एग्जैक्टली टाइम, तो टाइम बच रहा है, तो मैकेनाइजेशन हुआ है प्रोसेस का, ठीक है, वो हुआ। और क्या रीजन हो सकते हैं? तो जिनके पास, चलो एक बेसिक सवाल, इससे मुझे पता चला कितने लोग आप जाते हो आटा गिरनी में, 1 किलो जो गेहूं है उसका आटा बनाने के लिए गिरनी में जाके क्या रेट चल रहा है? 5 रुपए। गुड, ठीक है, तो 5 रुपए पर केजी। आप देखना इंडिया में ए बोला जाता है, हाँ बोल काय, अरे तूच इकडे नको बोल काय, 2 रुपए कुठे? गुड, तो ये देखना गांव में और शहर में ये सिमिलर नहीं है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ अब आगे देखना, हमारी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है, इकोनॉमिक जो रिपोर्ट्स आते हैं वो हमें ये कहते हैं कि इंडिया में एवरेज इनकम, मतलब 40% पॉपुलेशन का एवरेज इनकम इज लेस देन 20 रुपीज पर डे। अब हम उस 40% को अगर कंसिडर करेंगे इस कंटेक्स्ट में, तो 40% लोग 5 रुपए का आटा गिरनी से लाने का अफोर्ड कर सकते हैं क्या? तो वन ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर है वहां। अब हम ये कंसिडर करेंगे कि वो सब लोग अफोर्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो इकोनॉमिक फैक्टर को हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। टाइम हुआ, विच इज राइट। टाइम क्यों नहीं है,
ये हम एक देख सकते हैं, अगर इंडिया के अलग अलग आप रिपोर्ट्स देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि वर्किंग वीमेन्स का पॉपुलेशन जो इंडिया में वो बढ़ रहा है। जॉब जो लिबरलाइजेशन के बाद 1991 के बाद जो पॉलिसीज आई उससे एक नया एवेन्यूज उस पर फिर क्यों बढ़ रहा है वो अलग रीजन है, अब उसमें नहीं जाने की जरूरत है। महिलाओं का एजुकेशन बढ़ा, प्रोफेशनल एजुकेशन लेने लगी, जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, ये सब वो चल रहा है। दूसरा मैं एग्रीकल्चर में जाऊंगा। इंडिया के बारे में सबसे बड़ा एक हाइपोथेसिस अभी ऐसा है कि इंडियन एग्रीकल्चर में महिलाओं का जो रोल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बना जा रहा है। तो महिलाएं भी खेती में भी ध्यान दे रही है, तो वहां टाइम नहीं है, तो राइट टाइम क्यों नहीं है हमें ठीक से जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो टाइम नहीं है, मैन पावर है, जेंडर रोल था, तो उसकी वजह से अभी वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जात कोण बनवायचं, एक कास्ट बेस्ड बिझनेस था क्या, पण कास्ट आयडेंटिटी मध्ये काय नाव आहे त्यांचं, वडार, राइट। वडार समाजामधली पण लोक, जो हम अभी यहाँ कास्ट का एंगल है, देखना हम जो पहले हमने बात किया था कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर, हर चीज में आपको ये एंगल आएंगे क्योंकि ये आपकी सोसाइटी की रियलिटी है। ये छोड़ के आप कुछ भी बात नहीं कर सकते हो, ये आपको आएगा ही आएगा। तो वडार समाज बोल रहे कि तो कास्ट सिस्टम ने हम पे काम इम्पोज किया था, हम नहीं करेंगे। अब हमारे बच्चे अगर ग्रेजुएट हो रहे हैं तो हम जाते क्यों बनाए ना, वो तो जाएंगे शहरों में जॉब करेंगे। तो सोशल रिफॉर्मेशन भी हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो नहीं बना रहे। अब ये सब प्रॉब्लम से इसका असर क्या है कि हमारे जनरेशन तक उससे एसोसिएटेड जो कल्चर था वो अब नहीं आया, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट के आजू बाजू में ये सब लॉजिक्स डेवलप हो रहे हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, मानवीय सिविलाइजेशन कहाँ शुरू हुआ, नागरीकरण, ह्यूमन सिविलाइजेशन कहाँ शुरू हुआ, नहीं, क्या इंडस क्या है, इंडस क्या है, वैली है, राइट। तो नदी के आजू बाजू में शुरू हुआ। तो हम जब समाज की बात करते हैं तो ऐसे चीजों के आजू बाजू में ही कल्चर विकसित होता है ग्रामीण इंडिया में, ग्रामीण भारत में। तो जात जो था, तो जात के बाजू में कल्चर था और वो महिलाएं गाना गाती थी। आप जात जा गायब झालं, गाणी पण गायब झाली, पण दैट वाज योर लेगेसी। अब जो कल्चरल स्टडीज में लोग हैं उनको लगा कि अरे ये तो हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा। कल अगर आपको पूछेंगे कि अरे आपका इतिहास क्या है, देऊळ नाम का सिनेमा देखा है, देऊळ क्या क्या स्टोरी है, ये वन लाइनर कोई बोल सकता है फिल्म के बारे में, ओके। और नहीं, पर फिर बिजनेस बनाए तो फिल्म वो आर्कियोलॉजी सर्वे पे क्यों शुरू होती है, तो फिल्म कहाँ शुरू होती है, नहीं देऊळ फिल्म कहाँ शुरू होती है, हाँ नाना पाटेकर वाला फिल्म कहाँ शुरू होती है, ओपनिंग सीन क्या है फिल्म का, नहीं वो तो आप 15 मिनट वाला बात उसके बाद बोल रहे हो। ओपनिंग सीन क्या है फिल्म का, देखो सिनेमा जोक नहीं होता है, सिनेमा इज वेरी पावरफुल मीडियम। आप तो मीडिया के लोग, आपको साइंटिफिक तरीके से फिल्म देखनी आनी चाहिए ही। व्हाट इज ओपनिंग सीन, लगान देखिए, लगान का ओपनिंग सीन क्या है, या पहला वॉइस का है, ओके। लगान की स्टोरी कौन से साल में होती है, स्टोरी फिल्म की स्टोरी, फिल्म कब नहीं आई है, लगान में जो घटना दिखाई गई है वो कौन से साल की है, नहीं साल। देखो ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम सिनेमा को ठीक से नहीं देखते हैं। आप सिनेमा देखने जाते हो पॉपकॉर्न खाने के लिए, और मार्केट को ये लगता है कि आप पॉपकॉर्न खाओ। लगान की शुरुआत होती है सन 1892। पहला ही सेंटेंस है ना अमिताभ बच्चन की आवाज में, पहला ही फिल्म का सेंटेंस है 1892, चंपारण एक छोटा सा गांव। देऊळ सिनेमा की भी स्टोरी वहां शुरू होती है। वो जो एक्टर है उसमें का, उसका नाम है गिरीश कुलकर्णी, वो एक गाय को ढूंढ रहा है और वो धूप में निकल रहा है और एक जगह पे आता है। यहाँ कुछ लोग जमीन को खोद रहे हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से है। वो लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे से क्यों देख रहे हैं, तो ये फिल्म बेसिक मैसेज फ्रॉम दैट फिल्म
कि इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कल्चर्स। मतलब देवुल फिल्म को अगर मैं एक लाइन में बोलने की कोशिश करूंगा तो देवुल फिल्म पोर्ट्रेट्स अ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन सोसाइटी। तो इसलिए बोलते हैं ना कि अरे हमारे पूर्वजों ने जो किया था वो जमीन के नीचे गायब हो गया और हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब महाराष्ट्र के, ग्रामीण महाराष्ट्र के कल्चर का कोई अगर ढूंढने की कोशिश करेगा तो ये ओवी तो आपको दिखेगी नहीं। आप तो ये डॉक्यूमेंट कैसे होगा? तो ये पारी जो है, पीपल्स आर्काइव्स ऑफ रूरल इंडिया, इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया कि जो महिलाएं अभी बहुत सीनियर सिटीजन है उनको जाके उन्होंने उसे डॉक्यूमेंट किया और उन्होंने ये समझा कि ये ओवी का जो फॉर्मेशन था उसमें जेंडर, ये ओवी कौन लिखता था? महिलाएं लिखती थी। पहले के जमाने में देखना, अभी हम कितने कॉम्प्लेक्स चीजों में जाएंगे। हम पहले ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं को पढ़ने का ये नहीं था, अवसर नहीं था, महिलाएं लिख नहीं पाती थी, महिलाएं बोल नहीं पाती थी, पर उन्होंने तो लिखा ना वो भी। तो हम इस ट्रेडिशन को कहते हैं ओरल ट्रेडिशन, कि मौखिक परंपरा से नॉलेज का प्रोडक्शन किया उन्होंने। अब वो में क्या होता था, वो उनके आजू बाजू के समाज के बारे में बोल रही है, वो वहाँ के वेदर कंडीशंस के बारे में बोल रही है, फैमिली रिलेशन के बारे में बोल रही है। तो ओवी इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जेंडर एक्सप्रेशन, विमेन एक्सप्रेशन इन रूरल इंडिया। और वो गायब हुआ। अगर मुझे ये पढ़ना है कि 16वीं सदी में, 17वें या 50 साल पहले मेरे गांव की महिला क्या सोचती थी, ये समझने के लिए मुझे क्या मदद करेगा? क्योंकि उन्होंने तो कुछ लिखा नहीं, उनके बायोग्राफीज नहीं है, उनके अकाउंट्स तब किसी जर्नलिस्ट ने डॉक्यूमेंट नहीं किए। तो मुझे ओवी ये एक मीडियम है जो मैं उस समय के महिलाओं को समझ सकता हूं। तो फिर हम उस पर रिसर्च डेवलप कर सकते हैं, जो उन्होंने किया। तो उन्होंने क्या, वहां जाके उस समय की, कौन से समय में वो जेंडर लिखा गया था उसको उन्होंने देखने की कोशिश की, क्या एक्सप्रेशन उसमें आ रहे हैं। दैट इज जेंडर एक्सप्रेशन एंड दैट इज अ लिटरेचर। तो हमने कभी देखा है कि कह रहे मेरे घर में कोई अगर ये कर रहा है, अरे ये लिटरेचर है, मराठी लिटरेचर। रिसर्च आपको ये नजरिया देता है उस इश्यू को अलग तरीके से, साइंटिफिक तरीके से देखने का। नहीं तो मैं क्या करूंगा, अरे मैं निकला हूं, दादी वहां कुछ तो कर रही है। हमने भी खुद कभी बैठ के नहीं सुना होता है कि अरे क्या बोल रही है। अब इसके बाद जब आपको कोई देखेगा वो भी बोल रहा है, अब बैठ के सुनना कि क्या वर्ड्स है, तो आपको पता चलेगा कि अरे आपकी दादी क्या बोल रही है उसमें। वो सिर्फ गाना नहीं है उसके लिए, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जिस तरह की पुरुष सत्ताक व्यवस्था थी उसमें महिलाओं को एक्सप्रेस करना भी दिक्कत था। अब हम मीडिया के लोग हैं, राइट। अब अगर मैं अब इस पॉइंट को स्टोरी के एंगल से विमेन्स एक्सप्रेशन की स्पेसेस क्या है इसको एनलार्ज करने की कोशिश करूंगा और इसको मैं न्यूज आर्टिकल में या एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो वो कैसे हो सकता है। तो देखना कि आपके घर में, हमें जनरली होता है, अभी भी बहुत सारे घरों में होता होगा और सिचुएशन भी बदल रही है, ठीक है, आप महिलाएं खुल के बात कर सकती है। पर 40 साल पहले, 50 साल पहले का एक बार सोचना कि महिलाओं को घर के डिसीजंस में बोलने का अधिकार नहीं था, बोल नहीं पाती थी। खेती में कौन से क्रॉप्स लेने वो नहीं बोल पाती थी। उनके पति पत्नी का झगड़ा हुआ है उस पर बोल नहीं पाती थी। जॉइंट फैमिलीज थे। अब जस्ट इमेजिन करना उस समय में उनके लिए खुद को एक्सप्रेस करने की स्पेसेस क्या थी। स्पेसेस मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, एक क्लासरूम है तो ये मेरे लिए एक्सप्रेशन की स्पेस है। उनके लिए क्या स्पेसेस थी? वो तो गांव, वो तो ऐसे नहीं था, पहले टू व्हीलर नहीं थी, मेरे को आज अरे मेरा झगड़ा हुआ, मैं अभी यहाँ से निकलूंगी क्या स्कूटर निकाल के क्या कैनॉट प्लेस में जाके कॉफी लेके आऊंगी, ऐसे तो नहीं था ना। वो तो नहीं जा सकती थी बाहर, फाइनेंशियल बहुत सारे सोशल फैक्टर्स थे। क्या करती होंगी ये महिलाएं, क्या स्पेसेस थी? जस्ट इमेजिन, सोचने की कोशिश करो कि ये महिलाएं कहां खुद को एक्सप्रेस करती होंगी। वेरी गुड। जहां पानी भरने का काम होता था वहां बहुत सारी महिलाएं एक जगह पे आती थी, वो स्पेस था एक्सप्रेशन का उनके लिए। उनके खुशी, उनका दुख, उनका दर्द, वो एक दूसरे के साथ शेअर करने का। व्हेरी गुड। आळाचं पाणी। दुसरं, नदीला कपडे धुवायला जाणे। आणखीन किचन, जब खाना बनाती थी तो
खाना जो बनाने की जगह थी वो पूरा महिलाओं का, वो एक उनका खुद का स्पेस होता था, क्योंकि वहां पुरुष आता ही नहीं था, तो उनकी वो स्पेस थी। और हा, शेतामध्ये जर जात असतील, आता तिथे कास्टचे रिलेशन येतात की शेतात खुरपणी करायला जाणारे जो महिलाएं होती वो कौन से कास्ट की है, उसका अलग स्टडी, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, अभी एक स्टोरी को हम करेंगे। अब मुझे ये करना है, मुझे ये समझने की कोशिश करनी है, मुझे एक स्टोरी डेवलप करनी है कि पिछले 60 सालों से महिलाओं के इस तरह के एक्सप्रेशन के स्पेसेस किस तरह से बदले। अब गांव में नल भी आए, जैसे शहरों में नल आए, गांव में भी गए, अभी महिलाओं को नदी में जाने की जरूरत नहीं है। अब वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करती होगी, एक्सप्रेशन तो चाहिए, इसलिए हमारे पास महिलाओं को एक्सप्रेशन नहीं है। इसलिए एक रिसर्च ऐसे कहता है, और स्पेशली आप अगर आप दाभोलकर सर की किताब पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि महिलाएं हमारे यहाँ इतना सहती है और वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते, इसलिए मेंटल डिसऑर्डर्स ज्यादा बनती है, क्योंकि आपको स्पेस नहीं। पुरुष क्या होता है, घर में कुछ झगडा हुआ, वो जाएगा गावाचं पार म्हणतो आपण, किंवा टपरी पे जाके, चाय के टपरी पे जाके बैठेगा, दोस्तों को बोलेगा, 4 गालियां देगा, माँ को, बहन को, इसको उसको, सब, उसका तो झगड़ा, गुस्सा निकल गया ना। अब माँ को अगर गुस्सा आया तो माँ कहाँ निकलेगी गुस्सा, हस्बैंड को बोलेगी तो हस्बैंड तो पहले तो पिटाई करता था, अभी कम हुआ है, कानून आया इसलिए, अगर कानून निकल लिया तो फिर बढ़ेगा, ठीक है। तो कानून के भी, उसका भी रिसर्च हो सकता है कि अरे कानून आने से क्या इम्पैक्ट हुआ। तो अब क्या स्पेसेस है, मुझे ट्रेस करना है कि ये स्पेसेस जो एक्सप्रेशन की, ये कैसे बदल गई, इस रिसर्च। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि मुझे जाके उस जमाने की 50 महिलाओं के साथ बोलना पड़ेगा कि अरे आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट थे क्या, आपके घर में खुशी होती तो आप किसके साथ वो बांटते थे, तो उसका क्वेश्चनर बनाओगे आप, फिर ऐसे 50 महिलाओं को बोलोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 80 में की जो महिलाएं थी उनको बात करोगे, फिर 2000 साल में जो महिलाएं एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को बात करोगे, और फिर 2020 में हमारे जनरेशन को बात करोगे कि अरे तेरे को गुस्सा है तो तू क्या करती है, तो मैं बोलती हूँ अरे मैं रील देखते बैठी हूँ, ठीक है, मतलब दैट्स ओके, फॉर्म बदला ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ, एक स्टोरी हो गया ना कि महिलाओं के खुद के गुस्से को निकालने की स्पेसेस किस तरह से बदली, इट्स अ स्टोरी, इसको वैल्यू है स्टोरी को, राइट, लोग पढ़ेंगे। पर ये स्टोरी जिस तरह से डेवलप हुई, दैट इज अ रिसर्च। और ये रिसर्च, ये जो हर प्रॉब्लम से, अब ये तो बहुत जनरलाइज प्रॉब्लम है, आपको न्यूज़पेपर में दिखेंगे, पर बहुत सारे ज्यादा प्रॉब्लम आपके सोसाइटी में है जो आप लोग काम कर सकते हो। मैं खुद लातूर से, अब ना कितना बजा है, 12, ओके। मुझे 2 चीजें बोलने के लिए बताई गई थी, 1 व्हाई रिसर्च बेस्ड थिंग इज इंपॉर्टेंट, किस तरह से हम स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। तो ये शायद मैंने वो क्लियर करने की कोशिश की है कि आप कैसे डेवलप कर सकते हो और उसका वैल्यू क्या है। और वो जो रिसर्च है, वो जो डेटा है, वो आपके स्टोरी की, उसका वजन बढ़ाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगा, और वो आर्काइव्स होगा। क्योंकि ये अगर आपने स्टोरी किया तो 50 साल बाद अगर फिर किसी ने पढ़ने की कोशिश की तो आपके काम को रेफर करेगा आगे जाके, वो बोलेगा अरे 2020 में किसी ने, 2025 में किसी ने ऐसे काम किया था, अब मुझे उसके पहले जाके ढूंढने की जरूरत नहीं, उसके आगे ढूंढूंगा। ये एक आर्काइवल काम हुआ, ठीक है। आप कौन से एक्ट्रेस ने कौन से कपड़े डाले थे, किसका डाइवोर्स हुआ, ये जर्नलिज्म भी जरूरी है, पर रिसर्च बेस्ड जर्नलिज्म आपके काम को वैल्यू देता है, आपकी एक आइडेंटिटी बनाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके आजू बाजू में जो सवाल है उसे सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। अब उसके फॉर्मेट आपको पता है, जो आप आपके स्कूल में पढ़ोगे, वो वीडियो फॉर्मेट में बनाओ, वो ऑडियो फॉर्मेट में बनाओ, आप मैगजीन में लिखो, आप कहीं लिखो, वो आपका, उसका क्या रील बनाना है वो बनाओ, ठीक है। वो सब एक चीज हुआ। मुझे शेयर मैडम ने एक रिक्वेस्ट किया था कि मेरी खुद की जो स्टोरी है जस्ट शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करूं, जो मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, आई विल ट्राई माई बेस्ट की मैं आपको बताऊं। मैं आता हूं लातूर नाम की जगह है, वहां से, एंड माई सोशल बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, एंड माई फादर वॉज टीचर इन लातूर इन हाई स्कूल, एंड ही वॉज एक्टिविस्ट, माई मदर इज हाउस वाइफ। तो मैं आपके जैसा ही था जब तक वो, मुझे जिंदगी में सबसे बड़ा झटका बैठा व्हेन आई वाज फेल इन 12th क्लास। 12वीं में मैं फेल हुआ था, नापास हुआ था। तो क्या एकदम, मेरे पापा टीचर थे,
तो होता है कि किसके किसके पापा टीचर है? ओके, एक, गुड। तो जो टीचर जिनके घर वाले होते हैं वो उनको होता है एकदम प्रेशर होता है। और लातूर जैसी जगह में अगर आप फेल होते हो तो ये होता है कि अरे आप, एक तो आपके घर वालों के एस्पिरेशंस होते हैं इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, और हमें तो फेल हुआ था तो कहीं मुंह दिखाने को जगह नहीं था। तो मेरे लिए था कि अरे मैं पढ़ूं, मैं, क्योंकि पापा एक्टिविस्ट थे, उनको तो एकदम गुस्सा था, अरे मैं तो टीचर हूँ, मेरा लड़का फेल हुआ, मैं क्या करूँ, क्या है यार। तो वो एक्टिविस्ट थे, तो बहुत सारी किताबें हमारे घर में थी, आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग। तो आई वॉज एक्सपोज विद द ग्लोबल लिटरेचर, मार्क्सिज्म, अम्बेडकर्स लिटरेचर, एंटी कास्ट लिटरेचर, क्लास लिटरेचर, जेंडर के रिलेटेड जो सारा लिटरेचर है उससे। And then I decided I will pursue a general BSc, applied BSc, and then I applied. And then I got an opportunity to work with the UNESCO as a media trainer. And then मेरा इंटरेस्ट बढ़ा हुआ, क्या रे, मुझे पता चला क्या रे, मुझे साइंस वगैरह में इंटरेस्ट, मुझे आई हैव इंटरेस्ट इन साइंस बट नॉट इन द लेबोरेटरी साइंस, क्या रे बैठ के केमिकल ऐड करो ये करो। आई एम इंटरेस्टेड मोर इन द फिलोसॉफी, साइंस का फिलोसॉफी क्या है। और तब मुझे पता चला कि अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि, मतलब सिंपल एग्जांपल, हेलो, आप लेट आए हो, आप शांति से बैठोगे तो अच्छा है, ठीक है, और फ्रैंकली मतलब आपको जबरदस्ती से यहाँ लाके बिठाया होगा, यू कैन गो, ओके, मतलब अरे सोनी मैडम ने फोन करके बुलाया है तो आप जा सकते हो, मतलब कंपल्शन, कोई कंपल्शन करके कुछ नहीं होने वाला है, आपका भी टाइम वेस्ट है और ये जो 4-5 लोग सुन रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो सिंपल सवाल होते हैं हमारे कि हमारे प्रॉब्लम में क्यों छूट, इतना साइंटिफिक हम इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ चांद पे हम कुछ भेज रहे हैं, पर हमारे औरंगाबाद में जाएंगे तो यहाँ का जो सफाई कामगार है उसके पास ग्लोव्स भी नहीं है। इट्स इनइक्वालिटी। एक कचरा कुंडी नाम का डॉक्यूमेंट्री है, कभी आप देखना तो सब लोग बैठ के देखना है डॉक्यूमेंट्री, कि उसमें वो बोलता है कि वो जो क्लीनिंग के लिए जाता है कचरा उठाने के लिए, तो उसके पैर को जख्म हो गया और उसका पैर काटना पड़ा। दिस इज रियलिटी, आज भी होता है। इंडिया में हर दिन 4 सफाई कामगार मरते हैं हर दिन, ओके। ये कोरोना से, किसी फ्लाइट एक्सीडेंट से, बहुत बड़ा चीज है, पर हम उस पर बात नहीं करते क्योंकि उसमें कास्ट फैक्टर है। क्योंकि सफाई कामगार कौन होता है, कम फ्रॉम अ दलित बैकग्राउंड, तो हमें जरूरत नहीं होती ना उस पर बात करने की। तो ये डिफरेंट स्टोरी, आप ये बाद में देखना। तो ये इनइक्वालिटीज के बारे में पता, मैं समझने लगा अरे ऐसे क्यों है, फिर इतना साइंस हो रहा है, हम जाति व्यवस्था को खत्म क्यों नहीं कर पाए। साइंस है तो सिंपल चीज, पैट्रियार्की और साइंस किस तरह से काम करता है देखना। आपके घर में मसाला जो है वो कैसे बनाते हैं, मिक्सर, ते ह्याच्यामध्ये बनतात का, ओट्यामध्ये, हा, उखळामध्ये, ओके। क्यों, आता मिक्सर सगळ्यांच्या घरी आहे ना, पण तुमची आई आणखी उखळात बनवते का बरं बनवते, पण चव कोण म्हणतं चांगली आहे, पप्पा म्हणतात का आई म्हणते, आई म्हणते का, हाँ। एक फिल्म आई थी अभी रिसेंटली, किसने देखी, मिसेस नाम की फिल्म आई थी, देखिए, राइट। आपके घर में रिलेट होती है क्या स्टोरी उसकी, नहीं होती है, क्यों, काम करते हैं, गुड, वेरी गुड, ओके। तो ये मुझे पता चल रहा है क्योंकि मैं भी देखने लगा कि अरे मेरी माँ को करके इंडिया में बहुत सारी महिलाओं का, अभी अलग टॉपिक है रिसर्च का और ये आप स्टोरी बना सकते हो, अर्थरायटिस, हाडांचा आजार आहे, भारतातल्या 90% महिलांना अर्थरायटिस असतो। तुम्ही जीन्स घालता बरोबर, कपड्यांचं फॅशन बदलणं आणि त्याचं स्त्रियांवर, मी जेंडर फक्त यासाठी फोकस करतोय कारण तुम्ही कास्ट आणि रिलीजन मध्ये गेलात की मग त्याला खूपच फाटे फुटतील आणि बहुत सारे लोग फिर खुश होंगे, बहुत सारे लोग दुखी होंगे, हमारे रिलीजन को बोला, हमारे जाति को बोला, तो जेंडर इज ठीक है, मतलब ठीक है, हाँ मुझे वापस जाना है ठीक से लंदन, ठीक है, हाँ, तो इसलिए मैं जेंडर की बात कर रहा हूँ। पहिले साधे कपडे असायचे, ते धुवायला खूप कमी हे लागायचं, आता जीन्स पॅन्ट तुम्ही सगळे घालता, तुमच्यातले खूप जण स्वतः कपडे धुवत असाल, पण खूप जण तुमच्या आया तुमचे कपडे धुवत असतील, काही जणांच्या घरी वॉशिंग मशीन असतील। ही जीन्स पॅन्ट धुताना, ही धुवण्यासाठी, ह्याचा मळ काढण्यासाठी तुमच्या आईला साधी जर पॅन्ट असेल तर ती एक वेळा असं केलं की निघत असेल, पण जीन्स पॅन्टीवरचा मळ काढण्यासाठी तिला किमान 7-8 वेळा असं करावं लागतं।
आणि तुमच्या घरात जर 5 माणसं असतील तर 5 माणसांचं शर्ट, पॅन्ट, त्यांचे अंडरवेअर्स वगैरे 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 सगळं तुमची आई धुवत असेल. जस्ट इमॅजिन की तिच्या हाडांची काय अवस्था होत असेल. ती एक गोष्ट झाली. उखळामध्ये ते उखळ काढण्यासाठी किती करत असत, लाटणं, हाडांच्या संदर्भातल्या किती ऍक्टिव्हिटी आपल्या आया करतात. हमारी माँ कितनी बार जो उनके बोन्स पे असर करेगी इतनी एक्टिविटी करती है. हमने पढ़ा है कभी इसको? नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमारा जो पूरा नॉलेज सिस्टम है इज अ पुरुष ओरिएंटेड नॉलेज सिस्टम. मतलब वो एक कुणाल कामरा का एक वीडियो आया था कि महिलाओं को अगर पुरुषों को, नहीं कुणाल कामरा नहीं, किसी का देखा था कि अगर पुरुषों को अगर मासिक पाली आती तो पूरे दुनिया इंडिया में मासिक पाली की छुट्टी डिक्लेयर हो जाती. पर पुरुषों को नहीं आती क्योंकि हम पूरा सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि पुरुषों को आएगा तभी हम सोचेंगे. ठीक है, तो ये घर में भी होता है. ये तो बाहर बात करने की जरूरत नहीं, तो हम घर की बात कर रहे हैं. हमारे घर में मेरे पापा, हमने मेरे माँ को, मैंने फिर जितना मैं कर सकता हूँ, मैं तो घर में नहीं रहता हूँ, मैं तो दूसरे देश में रहता हूँ, तो मैंने मेरे माँ को वॉशिंग मशीन लेके दिया. तो मेरे पापा बोले, पहला उनका रिएक्शन आया क्या रे इससे तो कपड़े खराब होते हैं. मैंने माँ को मिक्सर बना के दिया, माँ पर मेरे पापा बीच में उसको मेरे सामने आप बंद किया. वो बोलते अरे नहीं वो टेस्ट नहीं आता है उससे. बोला ठीक है ना, तो टेस्ट चाहिए ना तो आप थोड़ा करो. अगर आपको कपड़े खराब होने का इतना टेंशन है तो आप थोड़े कपड़े आप धो दो, तो जरूरत नहीं है ना. हमने तो इंडिया में जो किचन टेक्नोलॉजी है, मैं लंदन में रहता हूँ, मैं स्टूडेंट, मेरा यूनिवर्सिटी ने मुझे रहने के लिए जगह दी है. यूरोप में हर घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ओवन, माइक्रोवेव एक कंपलसरी अप्लायंसेस होते हैं हर घर में. आप रेंट पे भी घर लोगे, आप अगर आप स्टूडेंट हो, आप किसी रेंट करने के लिए, उस घर में ये कंपलसरी होता है. इसलिए वहां का वर्कफोर्स, विमेन वर्कफोर्स इज वेरी प्रोडक्टिव. हम अभी हमें लगता है नहीं पापा का टेस्ट डेवलप यार नहीं करेंगे. हमें ये बोलना पड़ेगा हमारे पुरुषों को कि भाई प्रॉब्लम है इसमें, मतलब आपकी टेस्ट इंपॉर्टेंट है पर उसकी हाल जो हो रही है आपकी माँ की वो भी इंपॉर्टेंट है ना. तो ये सब डायनामिक्स वो सब चलते रहते हैं. और ये मुझे समझने लगा कि यार ये क्या दिक्कत है. फिर हम इस पे जब सिस्टमिक लेवल पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये मेरे पापा का इश्यू नहीं है. मेरे पापा जिस समाज से आते हैं उस समाज का इश्यू है. तो मुझे मेरे पापा का गुस्सा करने का जरूरत नहीं, कोई आपको भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक सोसाइटी का हिस्सा है. हमारी सोसाइटी कैसे बनी है, जिस सोसाइटी ने महिलाओं को इन प्रॉब्लम्स में डाला है. अब उसके रूट्स में हमारे रिलीजियस बुक्स है, व्यवस्था है, वो अलग चीज है, हम उसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे. अब इसके असर क्या होने लगते, तो मुझे ऐसा सोच रहा है, मैं मराठवाड़ा से आता हूँ. मराठवाड़ा में इतने फार्मर सोसाइटी से खेती के नए नए, हमने उस पर बात नहीं की, हमें टाइम नहीं मिला, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे, तो उस पर हम बात नहीं कर रहे. देन आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑन दिस टॉपिक्स कि इनइक्वालिटी, दुष्काल और सोसाइटल रिलेशंस, जो जेंडर और कास्ट रिलेशंस होते हैं, वो किस तरह से बदलने लगे. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट फ्रॉम 2017. देन आई डिड मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, देन आई डिड मास्टर्स इन जर्नलिज्म, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग विथ ETV एज अ कंटेंट एडिटर. और फिर मुझे उसमें मजा नहीं आया कि ये एकदम इससे कुछ बदलाव नहीं आ रहा है. हम जिस मीडिया की बात करते हैं उसमें हमें सिस्टमिक चेंज चाहिए. एक फैमिली में बदलाव नहीं, हमें सिस्टम को अगर बदलना है तो हमें उसके लिए बहुत सारा डेटा चाहिए. हमारे पास डेटा ही नहीं है. हम बोलते हैं कि अरे मराठवाड़ा में फार्मर, अभी हम फार्मर सोसाइटी को कम से कम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. इट्स अ बिग थिंग. आई विल गिव यू द एग्जांपल. इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड फ्रॉम यू, प्लीज अप्रोच मी, वी विल डेवलप सम प्रोजेक्ट. इट्स अ सिंपल थिंग, आई विल टेल यू. कोलंबिया नाम का एक देश था. कोलंबिया नाम के देश में क्या हुआ, वहां सिविल वॉर चल रहा था 50 साल तक. सिविल वॉर मतलब क्या कि सरकार और वहां के पॉपुलेशन में, मतलब वहां के कुछ जो रेडिकल्स ग्रुप के, उन पे में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. और वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ 2015 में. अब उसके बाद उनके पास चैलेंज हुआ. देखो ना, जब वायलेंस होता है किसी भी देश में तो न्यूज के लिए ना एकदम फूड सप्लाई होता है, वो कि एकदम हर रोज न्यूज आ रही है. मतलब अभी मेरे घर में लोग न्यूज देखते, तो मैं देख रहा था TV9 नाम का चैनल है, उस पे पूरा दिन कौन से भी टाइम में आपको चैनल निकाल, रशिया और यूक्रेन में चार्ज चल रहा है, उसके रिपोर्टिंग चल रहा है. पर मराठवाड़ा में जो फार्मर्स उस पर रिपोर्टिंग नहीं मिलेगा. ठीक है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी. तो ये रियलिटी है अपना मीडिया का. तो कोलंबिया नाम के देश ने क्या किया,
वहां के मीडिया को आया कि अरे अभी वॉर तो खत्म हुआ, जो सिविल वॉर चल रहा था, आप क्या करेंगे? तो उन लोगों ने, उसका मीडिया का हाउस का नाम है रुतास डेल फैक्टो, दैट इज स्पेनिश नेम। उनने क्या किया कि अरे 50 साल में जो हिंसा हुई हमारे देश में, उसमें जो लोग मरे, उनकी स्टोरीज कहाँ है? तो वो तो सिर्फ नंबर से, क्या हमने कहा कि अरे 5 लाख लोग मरे, तो ये 5 लाख लोग जिनकी जिंदगी थी, उनके 5 लाख फैमिलीज थी, वो एक नंबर्स में सिमट गए। और उसके अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो वहां एक मीडिया शुरू हुआ जिसका नाम है रुतास डेल फैक्टो। तो उन्होंने वो 5 लाख लोगों को डॉक्यूमेंट करने का काम शुरू किया। इट्स अ डेडिकेटेड मीडिया हाउस टू बिल्ड आर्काइव ऑफ द सिविल वॉर इन कोलंबिया। अब देखना, मराठवाड़ा में मैं जिस यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, सोयास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, वहां कम से कम 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डिफरेंट टॉपिक। हार्वर्ड से 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऑक्सफोर्ड में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। ऑक्सफोर्ड में शुगर केन कटर्स पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि महिला ये सिर पे पूरा ये गन्ना उठाती है, उनके हेयर स्ट्रक्चर्स में क्या फर्क आ रहा है। तो दिस स्टूडेंट, शी इज फ्रॉम यूएसए वर्किंग इन ऑक्सफोर्ड, ये काम कर रही कि वो आई यहाँ, उसने उनके बालों के सैंपल लेके गई। नाउ शी इज रिसर्चिंग डीएनए एंड द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ हेयर्स, कि गन्ना इतनी साल कंसिस्टेंटली इतना बोझ उठाने के बाद बालों में, मतलब यहाँ के टेक्सचर में क्या फर्क पड़ रहा है। दिस इज रिसर्च। और तब मैं बोल पाऊंगा महाराष्ट्र सरकार को, अरे देखना इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आप कुछ तो पॉलिसी बनाओ, उस काम को आसान करो। अब आप लोग मराठवाड़ा में हो, हम लोग ये क्यों नहीं बात करते? इसके लिए ऑक्सफोर्ड में क्यों प्रोजेक्ट करने की जरूरत है? क्योंकि हमें हमारे बाजू में जो है वो देखना ही नहीं है। हम ऐसे हो गए अभी, पहले हम ऐसे देखते थे। अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड है, वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर वी आर बिल्डिंग a platform, not media house, where we can document the farmer suicides. Just we have to maintain the trajectory, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन से एरिया में, कौन से गांव में फार्मर सुसाइड हो रहा है, उसका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। वी आर डेवलपिंग फॉर दैट वन, विच इज अ वॉलंटरी प्रोजेक्ट, वी डोंट हैव ग्रांट फॉर इट नाउ। ये आपका काम है, मतलब आप यहाँ हो, आपके, अगर आप, मैं यहाँ याद लिस्ट निकालूंगा, अगर आप 50-60 लोग हो, 50-60 लोगों में से आप गांव के हम नाम निकालेंगे, कम से कम 40 गांव के, अलग अलग गांव के लोग हैं। आपके गांव में आपका नेटवर्क है। अब जिस गांव में बता के लोग, अरे आपके आजू बाजू के एरिया में क्या फार्मर सुसाइड हुआ, तो पहले फोन हमको करो, हमारे में से कोई वहां आएगा एंड वी विल डॉक्यूमेंट उसकी सोशल कंडीशंस क्या थी जिसने सुसाइड किया, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या था, कितना कर्जा था, क्या प्रॉब्लम्स में था, उसको साइकोलॉजिकल स्टडी कर पाएंगे लोग। हो रहा है ना ये तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम्स है। और तब मैं बोल सकता हूं, अगर मुझे वो सब करने के बाद पता चलेगा कि अरे जो 100 फार्मर सुसाइड्स हुए, उसमें से 50 फार्मर सुसाइड्स लोन की वजह से हुए, शायद 30 फार्मर सुसाइड साइकोलॉजिकल कंडीशन से हुए, तो हम ये सरकार को बता पाएंगे अरे फार्मर्स के साइकोलॉजिकल स्टेट, कलेक्टिव साइकोलॉजिकल स्टेट्स ठीक नहीं है, तो आप उसके लिए पॉलिसी लाओ। तो हर गांव में काउंसलिंग सेंटर खड़ा रहेगा। ये कब होगा? जब आप रिसर्च बेस्ड स्टोरी टेलिंग करोगे और आप उसको फॉलो अप करोगे, तभी होगा। जेंडर के जो क्वेश्चन है, कब हम बात करेंगे? अभी मैंने आपको ये जो कहा कि नहीं पता है, हमने क्रिटिक नहीं किया पॉलिसीज का जेंडर के आधार पे, कौन से भी पॉलिसी का, और ये करना हम लोगों ने शुरू किया। एंड देन आई डिसाइडेड, आई रियलाइज, आई वर्कड इन अ डिफरेंट, आई स्टार्टेड टीचिंग इन पुणे यूनिवर्सिटी, देन वर्कड इन MIT, देन विश्वकर्मा एंड MGM। आई रियलाइज इंडिया में इस तरह का माहौल नहीं है, हम अलग चीजों में इन्वॉल्व है। यहाँ के एकेडमिक्स में काम करना है, आप रिसर्च को डेडिकेशन से। एंड देन आई गॉट 2 crore फंडिंग फ्रॉम UK गवर्नमेंट फॉर माय PhD, and then I shifted to London, and my work is focused on, so now we are building a global team of researchers who will only focus and research on Marathwada. So we have now 8 people from different part of world, and we came, हम last time आए थे जनवरी में, we traveled whole Marathwada, we collected data, now we are interpreting that data. There are a lot of things. अब भी मैं यहाँ बैठ के आपको 100 इश्यू, 100 टॉपिक्स है मराठवाड़ा में जिसपे बहुत कॉन्क्रीट काम करने की जरूरत है। और आई विल टेल यू, ये काम पैसे कमाने का नहीं है, पैसा तो मिलेगा, पैसा इज सेकंडरी थिंग, बहुत पैसा मिलेगा। दिस इज टू मेक आवर लाइव्स बेटर। हमें पता है नहीं कर रहा है कोई। अब ये कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ। मराठा एजिटेशन हुआ राइट, कल
मैं कल एक गाव में गया था, हर गाव के वेशीवरती गाव जहाँ शुरू होता है ढोल वगैरह बजा रहे थे, फटाके बजा रहे थे, दैट इज फाइन। पर मुझे आज भी ये सवाल पड़ता है कि मराठा समाज मागास है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि रिसर्च नहीं हुआ, सबसे बिना रिसर्च हुआ कोई आंदोलन हुआ होगा तो मराठा एजिटेशन है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस विथ सिंपैथी, ओके? मुझे उसकी गलतियां नहीं निकालने में बोल रहा हूं कि वो अगर करके अगर एजिटेशन होता तो ज्यादा पावरफुल होता, क्योंकि आप बोल सकते थे कि देखना 40% 50% लोगों की ये प्रॉब्लम है, एक उसकी एक साइंटिफिक मेथड होती है, वो कहाँ है? हमने बहुत लोगों से बात की, जब मैं जनवरी में हम रिसर्चर्स को लेके आए थे तो लोगों ने क्रिटिकल सवाल पूछे, हम ये सब जो लीडर्स है मराठा एजिटेशन को उनको मिले थे, उनके पास जवाब ही नहीं थे। हमने सिंपल पूछा कि कोई समाज मागास है या मैकेनिकल लेवल पे, तो आपके घर में कितनी टू व्हीलर्स है, इसका कुछ डेटा है क्या आपके पास? ये बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास फ्रिज कितने हैं, टीवी कितने हैं, तो डेटा ही नहीं है। तो आप कैसे कहोगे कि कौन सी सोसाइटी बैकवर्ड है, कौन सी सोसाइटी डेवलप्ड हुई है? नहीं है ना डेटा। रिजर्वेशन का कहाँ डेटा है? एससी शेड्यूल कास्ट के बारे में तो बहुत सारा रिजर्वेशन का डेटा अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में काम कर रहा है, पर मराठा कम्युनिटी का डेटा ही नहीं है। तो आप में से जो लोग थे, मतलब यहाँ के जो रिसर्चर्स थे, उनको कभी नहीं लगा कि अरे उस तरह का डेटा हम डेवलप करें। और मुझे मैं उस साइड में हूँ नहीं हूँ, मुझे वो मैटर नहीं करता एज ए रिसर्चर। मुझे लगता है कि उसको सपोर्टिव एविडेंसेस क्या है। हम बोल रहे हैं कि मराठा कम्युनिटी, एंड इट्स सिंपल, इट्स एग्रेरियन क्राइसिस इशू। एज अ रिसर्चर माय अंडरस्टँडिंग अबाउट मराठा एजिटेशन की ये शेतीचं जे अरिष्ट आहे त्याचा तो प्रश्न आहे। म्हणजे मला रिझर्वेशन मिळालं, आता भारतातल्या दलित समाजांचा प्रश्न तोच आहे त्यांच्यासमोर की रिझर्वेशन आहे पण जॉब्सच नाहीयेत। म्हणजे सगळ्यांची एकत्रित मागणी काय असली पाहिजे की आम्हाला रोजगार मिळाला पाहिजे, ठीक आहे? आपण हे का बिल्ड करू शकत नाही, कारण आपल्याकडे तशा पद्धतीचं रिसर्च विकसित होत नाही। म्हणजे हम औरंगाबाद में आप पूछना बामू यूनिवर्सिटी में जाके जस्ट आप आरटीआई डेवलप करो, आपको बताओ कि बामू यूनिवर्सिटी क्यों बनाया गया, कि यहाँ के लोगों के यहाँ की रिसर्च बनाया जाए। उनको पूछो मराठा एजुकेशन इतना 6 साल 8 साल से इश्यू चल रहा है, मराठा कम्युनिटी पे कितना रिसर्च अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हुआ? एमजीएम में भी पूछो। हाँ, मैं यहाँ इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि इनको छोड़ दो, इनको पूछो आप क्या लोग क्या कर रहे हो, किस तरह के रिसर्चर हो आप? तो वो उसकी स्टोरी आएगी ना। हम जाके क्या कर रहे हैं, हर टीवी पे वही लोग दिख रहे हैं, वही एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। मुंबई में गए तो मुंबई के लोग वही बात कर रहे हैं, ये तो कॉमन नैरेटिव्स है, इससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, दिस इज कंटेंट, दिस इज इंफॉर्मेशन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन, वी हैव टू बी क्रिटिकल अबाउट एवरीथिंग। अगर एंड सिंपल थिंग आई विल टेल यू, आपको हर चीज में क्रिटिकल बनना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। और मैं आपको बोलूंगा, आप जब क्रिटिकल बनोगे ना, आपके दोस्त आपसे दूर जाएंगे, आपके घर वाले आप पे गुस्सा करेंगे, आ रहा क्या इतने सवाल पूछता है। पूछना पड़ेगा आपको, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। और बाहर मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि ऑक्सफोर्ड में अगर वो लड़की, ये उस्तोड़ कामगार जो उनके बालों का पढ़ाई कर रही है, तो हम कम से कम जाके यार उनको बात तो कर सकते हैं एज ए जर्नलिस्ट। और ये नॉलेज प्रोडक्शन होता है। हम जो बोलते हैं ना कि अरे यूरोपियन लोगों ने हमको लूटा, सबसे ज्यादा इंडिया के ऊपर नॉलेज यूरोप में बिल्ड होता है, नॉलेज प्रोडक्शन। तो मुझे कम से कम 20 प्रोजेक्ट्स पता है जो मराठवाड़ा पे है, जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में, हार्वर्ड में, न्यूयॉर्क में चल रहा है, ऑक्सफोर्ड में चल रहा है, कैम्ब्रिज में चल रहा है, मेरे यूनिवर्सिटी में तो बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये तो मेरा काम है, मैं तो ये मेरे बाजू में चल रहा है, शायद हमारे पास पैसा नहीं होगा। आई विल टेल यू माई स्टोरी। व्हेन आई वाज डूइंग जर्नलिज्म, 2 दिवाली आई थी, जब उसमें तो हम दिवाली को घर नहीं गए, समर में भी घर नहीं गए थे। पहली बार मैं गया था गढ़चिरौली, क्योंकि हमें बहुत बोला जाता है कि अरे गढ़चिरौली में नक्सलिज्म है, तो हमें समझ रहा था कि भाई वो फैल क्यों रहा है वहां। तो हमने जाके, मैं और मेरा दोस्त था, नाउ ही लिव्स इन पुणे, प्रवीण, तो हम गए। हमने एक ऑथर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी गढ़चिरौली, हमने उनको कांटेक्ट किया, अरे सर हमको जाना है, हमें समझना है क्या हो रहा है। हम गए, 10 दिन उधर रहे, बेसिक पता चला। हमने बोला कि हमें बहुत कुछ पता चला। फिर एक बार हम नंदुरबार गए, बिल्ड कम्युनिटी के लोग हैं वहां, उनके साथ रहे हम, तो हमें वो लगता था कि हम पढ़े। और आई विल टेल यू, अब भी मैं बोलता हूँ, तब मुझे पता नहीं था कि इसका आगे जाके क्या होगा। आई विल टेल यू, मुझे जो ग्रांट मिला रिसर्च का, ये सब चीजें उसमें असर हुई। मेरा सीवी स्ट्रांग हुआ, मैंने उस पर आके जो लिखा वो मेरे सीवी में आया। और आई विल टेल यू, मतलब
जस्ट आपको इंस्पायर करने के लिए, द ग्रांट आई रिसीव द अमाउंट वॉज 2 करोड़। मराठवाड़ा के पानी के मतलब दुष्काल और उसके सोशल रिलेशंस पे पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड की सरकार मुझे क्यों 2 करोड़ देगी? क्योंकि दे नो द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक, बिकॉज नाउ वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज इज नॉट अबाउट कि कितना बारिश हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से सोशल रिलेशंस बदल रहे हैं। सिंपल है ना? तो सोशल रिलेशंस मेरे एरिया के बदल रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? तो आपके लेवल पे आपको ये चांस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी परफेक्ट हो जाओगे, अभी आज आप शुरू करोगे इस तरह से देखना आपके आजू बाजू में, तो शायद 5 साल बाद आप जब अच्छे मीडिया हाउस में जाओगे, एंड जर्नलिस्ट के लिए भी बहुत सारे फंडिंग्स होते हैं। ओके, और कुछ किताबें आई कैन सेंड यू द ईमेल, मैडम कैन शेयर द बुक नेम्स स्पेसिफिकली, इमीडिएटली आई कैन टेल अबाउट राधेश्याम्स बुक अबाउट फार्मर सुसाइड, कि फार्मर सुसाइड का महिलाओं पे क्या असर हुआ। द नेम ऑफ द बुक मे बी वो लाइब्रेरी में भी होगा शायद, हार्वेस्टिंग होप फ्रॉम सुसाइड जोन, इज अ स्टोरीज ऑफ द फार्मर विडोज। ओके, आई एम नॉट एग्री विद द टर्म विडो, फार्मर विडो, बट टू जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि फार्मर विडोज की उसमें स्टोरीज है। देन ही इज अनदर बुक ऑन द टीबी, इट्स जर्नलिस्टिक बुक्स, ओके, रिसर्च बेस्ड जर्नलिस्ट बुक्स। देन ही इज अनदर बुक ऑफ द ओके जस्ट सर, उसका टीबी पे हो, ट्यूबरक्यूलोसिस और मार्जिनलाइज वुमेन्स, मतलब टीबी हुआ है किसी को, उसके साथ वो मेडिकल कंडीशन है और उसके साथ स्टिग्मा भी है। क्या रे, इसने पिछले जन्म में कुछ किया होगा इसलिए इसको इस जन्म में टीबी हुआ, राइट? तो ये सोशल स्टिग्मा है, तो उससे उसको घर से निकाल दिया जाता है। टीबी हुआ तो आपके साथ एकदम स्टिग्मा आ जाता है। अब ये एक मेडिकल कंडीशन है, तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि हमारे बॉडी से रिलेटेड कितने स्टिग्मास हम सोसाइटी में लेके घूमते हैं। ये टॉपिक्स है आपके लिए, देखना टॉपिक्स की कमी नहीं है। अगर आपको मैडम को कोई आके बोल रहा है, मतलब मुझे पता नहीं आप जाते भी होंगे, अगर आपके पास कोई आपके टीचर्स के पास आप जाओगे ना, मैडम मुझे काम करना है पर मुझे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आई एम 100% श्योर कि वो लोग, उनको जो पता है वो तो वो बताएंगे, पर वो लोग आपको, आप जिस टॉपिक में काम करना चाहते हो उसको भी जोड़ के देंगे उन लोगों से, उस फील्ड के लोग हैं। पर पहला स्टेप है कि आप जाओ उनके पास, काम करो, देखना। एंड आई विल टेल यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। एंड थोड़ा आपको बुरा लगेगा, वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मराठवाड़ा, हम मराठवाड़ा में हैं, हमारा कंपटीशन दुनिया के साथ है। वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। आपके पास स्किल्स नहीं है, आपका सीवी स्ट्रांग नहीं है, आप कितने भी बड़े यूनिवर्सिटी से जाके डिग्री करो आपको जॉब नहीं मिलेगा। आप एमजीएम से कर रहे हो और आपने 3 साल या 5 साल अगर आप मास्टर्स करते हो, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किए, दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर योर लाइफ, फॉर करियर, तो आई टेल यू कैन गो एनीवेयर। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम शाहू कॉलेज लातूर। मैंने कभी सपने नहीं देखे थे आई विल लिव इन, नाउ आई स्टार्टेड टीचिंग, आई गॉट अ जॉब, आई टीच इन डेवलपमेंट स्टडीज इन माई यूनिवर्सिटी। यू कैन गेट, एंड आई एम टेलिंग, मैंने आपको पहले इसलिए बोला, मैं 12वीं में फेल हुआ था, मेरे पापा मेरे से 1 साल बात नहीं करते थे जब तक मैं पास नहीं हुआ। ये जिंदगी है आपका, बट यू हैव टू कीप ओरिएंटेशन कि आपको किस तरह से आगे जाना है। एंड आई थिंक आज जो हमने डिस्कस किया कि एक आपको 5.05% एक थोड़ा एक ट्रैजेक्टरी डेवलप करने में मदद होगा। आई कैन गिव विद माई ईमेल ID इफ यू वांट। ईमेल इज नाउ मोस्ट प्रिफरेबल कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड, ओके? आप कभी भी प्रोफेसर्स को ईमेल डाल रहे हो कहीं, यूज ईमेल नॉट व्हाट्सएप, ओके? इज 704853 all small, okay? 704853@soas soas.ac.uk, okay? ये किस लिए डालना है? ईमेल पे क्या आना चाहिए, नहीं क्या नहीं आना चाहिए पहले बताता हूँ। कह रहे सर मैं अभी एडमिशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, नो आई एम नॉट राइट पर्सन फॉर दैट। इफ यू वांट टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक एंड यू नीड हेल्प, क्या बोल गया सर मुझे ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि मैंने देखा है, मुझे नहीं पता चला कि मैं इसको किस तरह से रिसर्च और स्टोरी में डेवलप करूँ, प्लीज अप्रोच। मे बी मैं इमीडिएटली शायद आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, पर आई विल रिस्पॉन्ड यू 100%, मे बी आफ्टर 1 week or 2 weeks, but you can be in touch.